दुनिया में आने व जाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों में स्थायी पहचान कितने लोगों की होती है? पहचान उन लोगों की होती है जो देश, समाज, संस्कृति एवं मानवता के लिए कुछ करके जाते हैं, लेकिन उन लोगों की और अधिक हो जाती है जो विपरीत बाहों में आकर खुद को स्थापित करते हैं, लेकिन वो भी उन परिस्थितियों में जहां मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं हो पाती। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं हमारे आदर्श नायक सेठ छाजूराम जी, जो एक साधारण ग्रामीण कृषक परिवार में जन्मे, विफल परिस्थितियों से टकराए तथा उन्हें छोटा किया तथा नदी की धारा के विपरीत खड़े हुए और उसे ना केवल बदला बल्कि अन्य लोगों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया। वे फर्श से अर्श तक पहुंचे। उन्होंने अपने प्रबंधन, कौशल, दानवीरता, देशभक्ति व समान सेवा की मिसाल प्रस्तुत की तथा विपरीत धाराओं को निरस्त कर बंजर भूमि में उपवन के मनीषी बने। उनके बारे में हम अपनी बात रखते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें प्रकाश पुंज मानते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए कदम बढ़ाते हैं उन्हें जानने की ओर। आखिर वे किस मिट्टी से बने थे और उस मिट्टी से उठकर किस प्रकार वो मसीहा बने। सेठ छाजूराम जी के बारे में जब हम समझते हैं, जानते हैं, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि वो परिस्थितियां क्या थी जिनमें उनका निर्माण हुआ। हिसार जिला, भिवानी तहसील, जिसको उस समय की परिस्थितियों में धूल के कटोरे के तौर पर जाना जाता था, वहां हांसी के पास अलखपुरा गांव में उनका जन्म। और उन परिस्थिति में जहां पर किसान के घर पे पैदा हुआ वो बच्चा, खेत में पानी नहीं, इन परिस्थितियों के बीच में वो अपने आप को संभालता है, ना केवल तरक्की करता है बल्कि तरक्की करने के बाद इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है जिसकी हम सामान्य तौर पर कल्पना भी नहीं कर पाते। कुछ लोग महान होते हैं, कुछ को महानता विरासत में मिलती है तथा कुछ पर महानता थोप दी जाती है। व्यवस्था की विडंबना देखिए कि इतिहास बनाने वाले लोग बहुत बार इतिहास के पन्नों तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनके हर काम में समान विकास व कल्याण की भावना निहित होती है। ऐसे ही कर्मठ व्यक्तित्व के वे धनी थे, जिनका व्यक्तित्व निर्माण हमारे लिए एक सीख है। इस बारे में हमारे विशेषज्ञ हमें अच्छी तरह से बता पाएंगे कि किस प्रकार छाजूराम जी जैसा व्यक्ति सीमित साधनों के साथ बेहतर ढंग से अपना निर्माण करता है व शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। छाजूराम के जो पूर्वज थे वो राजस्थान के बहुत बंजर इलाके से आए थे और यहाँ भी जो अलखपुरा जो गैंड जिले में पड़ता है ये भी उस टाइम बंजर ही था। और उनके पूर्वज पिताजी, दादाजी अत्यंत गरीब थे और वो गरीबी से उठ करके उस जमाने में जब कोई पढ़ने की सोचता भी नहीं था, उन्होंने अपनी पढ़ाई की और जो है रेवाड़ी से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास करके और युवा अवस्था में वो व्यापार के लिए कलकत्ता के लिए निकल चले। वैसे जो अलखपुरा है, इसका मौलिक नाम जो है अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा था, जो स्किनर स्टेट थी, और स्किनर स्टेट का जो मुखिया था उसके बेटे के नाम के साथ इसको जोड़ा गया था। और लोग क्योंकि उच्चारण उसका उस तरह से नहीं कर पाते थे और इस तरह से वो अलखपुरा के नाम से स्थापित हुआ। और इनका परिवार, जिसमें इनके पिताजी श्री सलिकराम जी, इनकी माता श्रीमती कमला देवी जी, वो 1860 में यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करना शुरू किया। आसपास के परिवेश में शिक्षा की कोई साधन नहीं, ऐसे में इन्होंने भवानी खेड़ा में प्रवेश लिया। 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है हम उसकी बात कर रहे हैं, आखिर के दिन हैं। तो ऐसे में एक गांव का बच्चा जब मैट्रिक पास करता है तो उसकी ख्याति ना केवल उस इलाके में बल्कि बहुत ज़्यादा चर्चित होती है और जिले भर में वो प्रथम आए। और उस स्थिति में वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस बात को ध्यान में रखता है कि मेरे परिवार के पास कितने साधन हैं, उन साधनों का समुचित प्रयोग करके
अपनी सीमाओं को समझ के और उस सामान्य बचपन के बीच गुजरता हुआ अपने आप को तैयार करता है और वो सारी की सारी परिस्थितियां अपने अंदर लेकर चलता है जो आगे चलकर उसकी विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बनती हैं। अलखपुरा की गलियों, खेत खलिहान में काम करने वाले व्यक्ति का बचपन व विकास प्रक्रिया को हमने जाना। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका कलकत्ता जाना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप उनके खलिहान से कलकत्ता की यात्रा को कैसे देखते हैं? गांव से जुड़े थे, खेत खलिहान में काम करते थे, तो उसके बाद रोजगार की चिंता थी, कैसे अपने आप को संभालें। तो इनका संपर्क रेवाड़ी में एक बंगाली इंजीनियर से हुआ, शिवनाथ जी से। वो इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये कहा कि आप मुझे, जो मेरे बच्चे हैं, उनको आप शिक्षण दीजिए, उनको पढ़ाइए। इन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए उस काम को स्वीकार किया, बच्चों को इतना मन लगाकर पढ़ाया, प्रभावित किया। उन दिनों ये टाइपिंग नहीं होती थी, तो जो ये बिजनेस के जो पत्राचार होता था, डीज वगैरह लिखनी होती थी, वो ये अपने उससे लिखते थे और वो इंग्लिश में होती थी, क्योंकि वो कई जो पत्राचार था अंग्रेजी में होता था। मोस्टली मारवाड़ी लोग जो थे वहाँ वो अंग्रेजी में इतने कुशल नहीं थे, तो ये उसका लेखन का कार्य करते थे और उसके साथ साथ इनको दूसरी भाषाओं का ज्ञान था, जो कन्वर्सन करनी होती थी, ट्रांसलेशन, वो उसमें भी ये निपुण थे। ये इनका सूत्र मूल मंत्र था जिसके ऊपर ये चले, और जब बाद में उसमें पारंगत हो गए तो ये बिजनेस में भी मैं समझता हूँ कि शायद उनका यही अपर एंड रहा कि उनको बिजनेस की बारी किया, उनके मेल मिलाप से, उनके सहयोग से। मूल रूप से इनके पास धन था या जो हुनर था, वो इनकी एजुकेशन और आपकी जो लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड होगा, ये इनका मूल मंत्र है। कलकत्ता उन दिनों भारत की राजधानी थी, संस्कृति एवं व्यापार का केंद्र था। कलकत्ता को ब्राह्मणों की संघस्थली भी माना जाता था। ऐसे में एक किसान के बेटे को वहां किन समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा वे अपने आप को सेठ कहलाने में कैसे सफल रहे? कलकत्ता में मुंशी का काम कर रहे थे, धीरे धीरे अपने आप को स्थापित कर रहे थे। फिर कुछ कारोबार समझ में आने लगा। कलकत्ता उस युग में भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर तो था ही, अंग्रेजों का, व्यापारियों का गढ़ भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में चाहे मारवाड़ी हों, चाहे वोहरा हों या फिर बंगाल के दूसरे लोग हों, उनके साथ जुड़ते हुए, उनका काम करते हुए ये समझ में आना शुरू हो गया कि इस तरह का जो व्यापार है वो कैसे होता है, और रुचि लेने लगे। अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, भाषाओं पे तो बहुत अच्छा पकड़ था ही इनका। तो धीरे धीरे ये सीधा अंग्रेज व्यापारियों के साथ संपर्क में आ गए। इनके सामने प्रस्ताव किया कि आप हमारे साथ व्यापार में हिस्सेदार बनिए, शेयर होल्डर बनिए। और शेयर होल्डर के तौर पर शुरुआती दौर में मात्र 3% से इनके बिजनेस की शुरुआत हुई, और उस 3% के शेयर होल्डिंग में, जिसमें बारदाना, पटसन का काम, बोरी इत्यादि का जो काम है, वहां से इनकी शुरुआत होती है। जो भारतीय व्यापारी हैं और अंग्रेज व्यापारी हैं, उनके बीच में द्विभाषी की भूमिका निभाते हैं। साथ में अंग्रेजों के साथ मिलकर शेयर होल्डर के तौर पर स्वतंत्र व्यापार भी करते हैं, और स्वतंत्र व्यापार करते 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 इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि उनकी गणना कलकत्ता के प्रमुख व्यापारियों में होने लगी। कलकत्ता में पहचान बनाकर नंबर 1 तक ये पहुंचे और जूट के व्यापार के अग्रणी व्यापारी बने, और इस तरह से इनको जूट के व्यापार का अग्रणी मानते हुए जूट किंग कहा गया। और इस परिस्थिति में कलकत्ता में एक मुंशी से ये जूट किंग तक बनने में और उस ओहदे तक, उस पहचान तक बनाने में कामयाब रहे। इनकी एक साफ छवि थी
कि इनकी जो बात होगी, इनकी ईमानदारी, इनकी नेक नीति और इनकी कर्मठता पर पूरे कलकत्ता के व्यापार जगत में कोई संदेह नहीं था। और ये बहुत बड़ी खूबी थी जो कि इनको शिखर तक ले गई। सेठ छाजूराम झूठ किंग कहलाए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में वे गुजरात के वोहरा, राजस्थान के मारवाड़ी व बंगाली व्यापारियों के मुकाबले में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे। ऐसे में उनकी गणना अमीर व प्रतिष्ठित लोगों में होने लगी। इन सब के चलते क्या उनकी पारिवारिक गतिविधियों, व्यवहार व आर्य समाज की गतिविधियों में बदलाव आया, या फिर वे स्थापित धारणाओं का हिस्सा बन गए? गांव में जैसे अपने जहां इन्होंने जन्म लिया था, तो इस गांव में इन्होंने एक छोटे स्कूल का निर्माण किया था। जो कुएं हैं हमारे तालाब के पास, उसके नीचे छोटा स्कूल है। तो उस स्कूल में पहले माने पढ़ाई होती थी। धीरे धीरे यानी अपना गांव विकसित होता गया और फिर उसके बाद में हमारा ये जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला है, जो आजकल हम तो उन्हीं का योगदान मानते हैं कि इतना बड़ा इन्होंने हमारे को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। और आज ये जो प्राइमरी स्कूल है, ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है जी। क्योंकि ये सौंदर्यीकरण मामले में डिस्ट्रिक्ट भिवानी में प्रथम स्कूल है और सिल्वर मेडल सीआरपी प्रोग्राम में सिल्वर मेडल 2012-13 में और गोल्ड मेडल 13-14 में इस पाठशाला को प्राप्त है। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जाट कॉलेज हिसार में निर्माण करवाया, रोहतक में। यानी कोई शहर ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इन्होंने कहीं कॉलेज या स्कूल का निर्माण नहीं करवाया। दीन बंधु सर छोटूराम, जो रहबरे आजम के नाम से भी जाने गए, उनसे इनका क्या संबंध रहा, अर्थात उन्हें रहबरे आजम का शिल्पी क्यों कहा गया? हमने अभी तक ये समझने की कोशिश की कि एक गांव का बच्चा जूट किंग कैसे बना, और अब हम ये समझने का प्रयास करें कि ये जूट किंग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे उस समय 3 राम अंग्रेजी काल में भारत के हरियाणा के बहुत फेमस हुए, इस इलाके से फेमस हुए, जिनमें से एक छाजूराम, एक छोटूराम, एक पंडित नेकीराम। उस कड़ी में हम यहां जिक्र कर रहे हैं छोटूराम जी का। छोटूराम जी, जिनको दीन बंधु कहा जाता है, जिनको रहबरे आजम कहा जाता है, उनके ये शिल्पी रहे। ये व्यापार के सिलसिले में गाजियाबाद के स्टेशन पे बैठे थे। छोटूराम लाहौर जाने के लिए गाजियाबाद के स्टेशन पे थे। तो दोनों के बीच में एक संवाद हुआ और छोटूराम ने इनके सामने एक विचार रखा और प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, आप मुझे रोजगार दिलवाइए ताकि मैं परिवार का पालन पोषण कर सकूं। इन्होंने उनसे पूछा, आप परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी चाह रहे हैं या फिर आपकी दिली इच्छा शिक्षा ग्रहण करने की है? उन्होंने कहा, इच्छा तो शिक्षा ग्रहण करने की है, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होता है, मेरी मजबूरी तो कुछ और है। तो ऐसे में सेठ छाजूराम जी ने उनको कहा, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और जो मर्जी ग्रहण कीजिए, उसके लिए मैं आपकी हर तरह से ना केवल मदद करूंगा बल्कि वो सारी परिस्थितियां भी दूंगा जो आपकी जरूरत है। तो ऐसे में सेठ छाजूराम जी ने उस रहबरे आजम को दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में और लाहौर में डिग्री प्राप्त करने के लिए हर तरह की मदद की। और उस मदद का परिणाम ये रहा कि वो व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचा। जब हम उनकी डायरियां देखते हैं, उनके लेटर्स देखते हैं, तो वो लिखते हैं कि मैं आज जिस भी मुकाम पर हूं सेठ छाजूराम की बदौलत हूं और वो मेरे लिए फरिश्ता थे। चौधरी छाजूराम बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी गणना देशभक्त, दानवीर, शिक्षा प्रेमी, समाज सुधारक व धरती पुत्र के रूप में होती है। आखिर उनको ये सब उपमाएं क्यों दी गई, या फिर वे इन सब का संगम क्यों कहे जाते हैं? सेठ छाजूराम जी के व्यक्तित्व को हम बहुआयामी कहते हैं
और उस बहुआयामी के पक्ष में क्या क्या कहा जा सकता है, उनको शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। दानवीर के तौर पर उनको भामाशाह तक कह दिया जाता है। रोहतक, हिसार, कलकत्ता, उसकी उस काल की शायद ही कोई शिक्षण संस्था हो जो स्थापित हुई हो और विकसित हुई हो और उसमें सेठ छाजूराम जी ने अपनी भूमिका ना निभाई हो। हिसार का सीएवी स्कूल अलग अलग समय में उसको लगभग 1.5 लाख रुपया दिया। हिसार में ही जाट स्कूल की स्थापना की, लगभग 3.5 लाख रुपया खर्च करके। इसी तरह से हम रोहतक के भिवानी की संस्थाओं की बात करें, यही नहीं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, शांति निकेतन बंगाल, वहां तक भी इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य की भूमिका निभाई कि लोग ये कहते थे कि दानवीर हो तो छाजूराम जैसा, और दानवीर उद्योगपति बिजनेसमैन जहां रहे वहां हमें ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि वो देशभक्त भी हो, क्योंकि ये कहा जाता था कि जिसको अपनी अमीरी बचानी है वो अंग्रेजों के साथ टक्कर नहीं ले सकता। और उस दौरान जब हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक देखते हैं, यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेके और हम यदि इनकी मृत्यु 1943 तक के समय की बात करें, यही समय है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। और उस स्वतंत्रता संग्राम की अलग अलग लहरें, जिसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अंग्रेजों को खटकने वाली क्रांतिकारी थी, और उस क्रांतिकारी विचारधारा का नाम ले और उसमें भगत सिंह का नाम ना आए तो न्याय नहीं कहा जाता। लाहौर के स्टेशन से कलकत्ता पहुंचे, और जब कलकत्ता पहुंचे सारे रास्ते उनको ये चीज चुभ रही थी, मुझे कहां जगह मिलेगी। तो ऐसे में वो सेठ छाजूराम जी के यहां गए, जहां पहले से ही एक क्रांतिकारी महिला को सेठ छाजूराम जी ने अपनी बेटी की शिक्षिका बनाया था, और उस कड़ी में वो शिक्षिका भी वहां रही जो बंगाल के क्रांतिकारियों की लीडर भी थी, और भगत सिंह जैसे व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा वहां पर उन्होंने अपने घर में रखा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मंच से ये बात कही कि मुझे थोड़े से आर्थिक मदद की जरूरत है। ऐसे में बिरला ने कहा कि गुरुदेव, जब तक ये पंजाब का सेठ आपके बीच में बैठा है, आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, और हम आपको हर तरह से आर्थिक सहयोग देंगे। और इस तरह से शांति निकेतन मुझे खुद जाने का मौका मिला 2004 में, और जब मैंने देखा वहां पर उनकी प्रतिमा को लगा हुआ देखा मुख्य हाल में, और मैंने बातचीत की, तो उन लोगों ने कहा कि सेठ छाजूराम जैसे व्यक्ति ने इस संस्था को उन दिनों में प्रोत्साहित किया है जब ये बहुत छोटे पौधे के तौर पर था, और इस पौधे को सिंचित करके संरक्षित करने में उन्होंने भूमिका अदा की। छाजूराम जी द्वारा स्थापित और बनाई गई जो संस्थाएं हैं जी, उनमें अनेकों शिक्षण संस्थाएं, उसके साथ साथ आपके अस्पताल, जी, आर्य समाज, जी, गुरुकुल, जी, धर्मशालाएं इत्यादि संस्थाएं उन्होंने बनाई। लेकिन वर्तमान समय में जी, मैं अगर कहूँ शिक्षण संस्थाओं का जी, जो योगदान है वो पहले की बजाय भी बहुत ज्यादा है। जी, क्यों है कि उनकी एक सोच थी कि वो एक ऐसे अभाव में रह करके और अपने आप को निखारा था उन्होंने, और उन्होंने ये देखा था कि शिक्षा ही प्रगति का माध्यम हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी उसी हथियार से आगे निकले थे। तो उस सोच को उन्होंने पूरा करते हुए, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए ये शिक्षण संस्थाएं क्यों ली थी? मेरा इनके बारे में व्यक्तिगत विचार है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, और इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर बहुत से लोगों के बारे में
पढ़ने का मौका मिलता है। उनकी जिंदगी के बहुत से आयाम होते हैं। इस तरह के आयाम का व्यक्ति जो व्यापारी भी बने, जो परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को, चुनौतियों को अवसर में बदले, देशभक्ति का, दानवीरता और समाज सुधारक का संगम भी बने, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जितना महत्व मिलना चाहिए था, जिस स्थान के साथ उनकी स्वीकृति होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे व्यक्ति पर बहुत कुछ लिखा जाए, बहुत कुछ छापा जाए और प्रसारित किया जाए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक स्टडी चेयर, एक ऐसी संस्था स्थापित हो जिसके ऊपर इस तरह के व्यक्ति के ऊपर शोध हो और वो शोधार्थी समाज और सेठ छाजूराम के बीच में सेतु की भूमिका निभाकर इनको स्थापित करें और समाज उससे लाभ उठाए। चौधरी छाजूराम जी के बारे में कहा जाता है कि वो चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रतिभा रखते थे। वर्तमान में उनके चिंतन की क्या महत्ता अर्थात प्रासंगिकता है? वे आज की पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत कैसे हो सकते हैं व उनको सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है?